बजट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 623 बिलियन रुपीस के नए टैक्सेस अनाउंस किए हैं, जिनमें डिजिटल ट्रांजैक्शन भी शामिल है, जो कि अब एक रूटीन बन चुका है क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इस दफा गवर्नमेंट की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। वो सिर्फ रेगुलेशंस नहीं चाहती बल्कि कंप्लीट फॉर्मलाइजेशन चाहती है डिजिटल इकोनॉमी की। मजबूत की जनाब स्पीकर, हमारी तरजीह एक ऐसी मईशत की तश्कील है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि हम डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स पे लगाना चाहते हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपैक्ट डालेगा हर उस पाकिस्तानी पर जो ऑनलाइन बिजनेस करता है। देखिए, जब 2020 को कोविड-19 आया तो ऑनलाइन बिजनेस को काफी ज्यादा हवा मिली। लोग घरों में बैठकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू कारोबार करने लगे और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी टैलेंट का रिकॉग्निशन बढ़ने लगा और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एक लेजिटिमेट कैरियर बनने लगा। लेकिन अब 2025 में आकर गवर्नमेंट का मैसेज क्लियर है कि भाई जो भी तुम ऑनलाइन कमाओगे हमें भी उसमें से हिस्सा चाहिए। इस बजट में ई कॉमर्स टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ है वो एक्चुअल में एक डबल एज सॉर्ड है। एक तरफ ये लेजिटिमेट बिजनेसेस को प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है और दूसरी तरफ छोटे बिजनेसेस को टैक्स के जाल में लाने के लिए प्रेशराइज भी करता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ऑलरेडी इन फॉर्मल इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे थे उनके लिए अब चॉइसेस लिमिटेड हो गई। अब यहाँ पर कुछ सवाल जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं वो ये है कि 6 लाख का थ्रेश होल्ड कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में क्या डिफरेंस है, एटीएल मतलब एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में होने का क्या फायदा है और प्रोविंशियल टैक्सेस कैसे अप्लाई होते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस टैक्स के जाल को समझना पड़ेगा कि आप कहां से फंस सकते हो। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 6 लाख का थ्रेशहोल्ड, इसका क्या मतलब है। तो ये सिर्फ एनुअल इनकम नहीं है, ये बिजनेस टर्नओवर भी इंक्लूड करता है। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट को 50,000 रुपए में बाय करके उसको 60,000 में सेल करते हो तो वो पूरा 60,000 आपकी इनकम कैलकुलेशन में काउंट होगा, ना कि आपका सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट। सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग है। 18% जीएसटी तो स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन ई कॉमर्स में कैसे अप्लाई होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या लगेगा। गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी कि डिजिटल कोचिंग, ऑनलाइन कंसल्टेंसी या ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग वगैरह की सर्विसेज पर क्या रेट लगेगा। विद होल्डिंग टैक्स का सिस्टम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लोकल पेमेंट गेटवे जैसे कि जैज कैश, इजी पैसा और बैंक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन रेट इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप एटीएल मतलब एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में हैं या नहीं। एटीएल में होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर की फाइल रिटर्न करना जरूरी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम भी बन सकती है। प्रोविंशियल टैक्सेस का भी अलग से ड्रामा है। पंजाब में कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, सिंध में कुछ और हैं। अगर आप कराची से प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो लाहौर में क्या रेट लगेगा। इन कंफ्यूजन की वजह से छोटे कारोबार स्टक हो जाते हैं। तो बारी आती है उन लोगों की जो बड़े आराम से डॉलरों के साथ अपनी जेब में भरकर बैठे हुए हैं और बड़े सुकून से यूट्यूब के पैसे खा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स के मजे ले रहे हैं और फ्रीलांसिंग करके बाहर से डॉलर्स मंगवा रहे हैं। फिक्र ना करें, गवर्नमेंट की छुरी आपके घर तक पहुंच गई है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन की इनकम टैक्सेबल कैसे है, स्पॉन्सरशिप डील्स की टैक्सेशन क्या है, फ्रीलांसिंग इनकम के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और सोशल मीडिया सेलर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले समझ लो यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर्स का सिनेरियो। यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन अनेबल करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम पूरे करने के बाद जो एड रेवेन्यू आता है वो टेक्निकली बिजनेस इनकम माना जाता है पाकिस्तान में। अगर आपने फरवरी में $100 अर्न किए थे जब डॉलर का रेट 280 रुपीस था और अब फाइल दिसंबर में कर रहे हैं जब डॉलर का रेट 290 रुपए है, तब कौन सा रेट लगेगा। तो पाकिस्तानी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट 3.5% टैक्स इंपोज करने की प्लानिंग कर रही है पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब। एफबीआई की गाइडलाइंस कहते हैं कि ट्रांजैक्शन डेट का रेट यूज करो, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे। अब अगर स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स का अलग से मसला है। कंपनीज अमाउंट डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करती हैं और इस केस में अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है, लेकिन अगर पेमेंट कैश मिले या फिर गिफ्ट आइटम्स की सूरत में मिले तो उनकी वैल्यू कैसे डिक्लेयर करनी है, ये कुछ ग्रे एरियाज हैं जो क्रिएटर्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और फ्रीलांसर्स के लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अपवर्क, फाइवर और freelancers.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेपॉल जैसी सर्विस अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए पेपॉल का ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं जैसे कि पेयोनियर और फाइज वगैरह, जिनकी फी अलग से है और सर्विस एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन का प्रोसेस भी लेंथी है। स्टेट बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग $10,000 से ज्यादा एनुअल एक्सपोर्ट पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक सेलर्स का डिलेमा। सोशल मीडिया पर सेलिंग करने वाले लोग मोस्टली सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी यूज करते हैं। इस केस में डिजिटल ट्रायल्स नहीं होते, तो एफबीआई के लिए ये वेरीफाई करना मुश्किल है कि एक्चुअल कितनी इनकम हुई है। लेकिन अब मेटा एड्स पर भी टैक्स लगता है और वो सोर्स पे ही डिडक्ट कर लिया जाता है। अगर आप 10,000 की एड रन कर रहे हैं तो एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए बर्डन बन जाता है क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, पैकेजिंग, शिपिंग, मार्केटिंग ये सब एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली सेलर्स इन सब के बारे में नहीं जानते। अब बात करते हैं कि मिडिल क्लास अर्नर्स के लिए रियल टैक्स बर्डन क्या है, सैलरीड पर्सन और बिजनेस ओनर के लिए टैक्स की इनइक्वालिटी क्यों है, अलाउंस और बेनिफिट्स के ऊपर
टैक्स किस तरह से इम्पोज किया जाता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस टैक्स रिलीफ का रेशियो रियलिस्टिक है या नहीं। तो सैलरीड लोगों के लिए 2025-26 का टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा रिलीफ देता है, लेकिन इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में ये रिलीफ काफी कम है। मिडिल इनकम सैलरीड एम्प्लॉयज की रियल प्रॉब्लम ये है कि उनका टैक्स सोर्स पे डिडक्ट कर लिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ बिजनेस ओनर्स अंडर रिपोर्ट कर सकते हैं। 6 लाख रुपए तक टैक्स फ्री लिमिट रीजनेबल लगता है पेपर पर, लेकिन ये मंथली 50,000 से कम आउट होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 50,000 में मिडिल क्लास लाइफस्टाइल बेयरली मेंटेन किया जा सकता है। घर के रेंट अकेले ही 25,000 से 35,000 तक जाते हैं डिसेंट एरियाज में। ऊपर से महंगाई, फ्यूल प्राइसेस और यूटिलिटीज का बर्डन अलग। लेकिन असली मसला ये है कि सैलरीड पर्सन के पास टैक्स बचाने की ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं। जब आप एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर मंथली सैलरी से टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं पे एज यू अर्न की पॉलिसी की बेस पर। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं होता इस पर। मीनवाइल बिजनेस ओनर्स अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ। 5% रेट 6 लाख के बाद रीजनेबल है। नाउ मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस सब टैक्सेबल हैं। प्रीवियसली जो अलाउंसेस टैक्स फ्री थे अब वो भी टैक्सेबल हैं। सो ओवरऑल सैलरीड पर्सन का बर्डन बढ़ा है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। सैलरीड पर्सन का सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो इनएडिक्वेट है करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में। गवर्नमेंट की टैक्स से रिलेटेड तमाम डिमांड्स पूरी करने के बाद अगर हमें थोड़ी सी इजाजत हो तो हम भी कोई डिमांड रख सकते हैं। खैर हमारी डिमांड पूरी हो या ना हो हमें इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन जो डिमांड है वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक प्लेटफॉर्म जो तकरीबन 200 कंट्रीज में अवेलेबल है, जिसे हम पेपाल के नाम से जानते हैं, वो पाकिस्तान में अवेलेबल क्यों नहीं है। इसी तरह स्टेट बैंक और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन के क्या इश्यूज हैं, और सबसे सोचने वाली बात लोकल अल्टरनेटिव्स कितने इफेक्टिव हैं, और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का क्या लीगल स्टेटस है। तो देखिए पेपाल का इशू सिर्फ पेमेंट गेटवे का नहीं है, ये ट्रस्ट और इंटरनेशनल परसेप्शन का इशू है। जब फॉरेनर्स देखते हैं कि पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डाउट करते हैं कि क्या रेगुलेटरी इश्यूज हैं यहाँ पर। ये क्रेडिबिलिटी गैप पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स और बिजनेसेस को इंटरनेशनल मार्केट में इंफीरियर फील कराता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं पेपाल के अप्रूवल के हवाले से। इंटरनेशनल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन मेजर्स और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, ये सब फैक्टर्स एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं जो पेपाल की इंटीग्रेशन को पाकिस्तान में होने से रोकती है। लोकल अल्टरनेटिव्स जैसे कि सादा पे, तेज फाइनेंशियल और नया पे कोशिश तो कर रहे हैं इस गैप को फिल करने की, लेकिन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अभी भी वीक है। इन प्लेटफॉर्म्स की फॉरेन एक्सचेंज हैंडलिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी रिस्ट्रिक्टिव है, और इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर की कॉस्ट भी हाई है और प्रोसेसिंग टाइम भी लेंथी है। और तो और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंसेस का बर्डन ज्यादा है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्टिंग, स्टेट बैंक अप्रूवल्स, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। पेयोनियर का यूजेज पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स में काफी वाइड स्प्रेड है, लेकिन ये भी परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि करेंसी कन्वर्जन चार्जेस, विड्रॉल फीस और लिमिटेड लोकल इंटीग्रेशन इस तरह के इश्यूज अफेक्ट करते हैं फ्रीलांसर्स की एक्चुअल अर्निंग्स को। प्लस पेयोनियर का कंप्लायंस विद पाकिस्तानी रेगुलेशन समटाइम्स क्वेश्चनेबल हो जाता है, और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का रियल स्टेटस तो भाई क्लियर ही नहीं है। पाकिस्तानी बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्रिप्टो के थ्रू अपने क्लाइंट से पेमेंट मंगवाते हैं टू अवॉइड बैंकिंग हैसल्स, लेकिन ये इलीगल है जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड ऑन क्रिप्टो भी इनकंसिस्टेंट है, कभी सपोर्टिव सिग्नल्स, कभी रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स। बाइनेंस और अदर क्रिप्टो एक्सचेंज पे पाकिस्तानी यूजर्स की एक्टिविटी हाई है, लेकिन टैक्स इंप्लीकेशंस टोटली अनक्लियर। खैर अब कुछ क्वेश्चंस टैक्स कंसल्टेंसी, फियर ऑफ ऑडिट, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम और बैंकिंग कॉस्ट के बारे में कि टैक्स कंसल्टेंसी की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग में कितना टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं, ऑडिट फियर क्यों जस्टिफाइड है, और बैंकिंग कॉस्ट का बिजनेसेस पे क्या इंपैक्ट है। तो टैक्स कंसल्टेंसी की कॉस्ट हिडन एक्सपेंस है जो छोटे बिजनेसेस को नजर नहीं आती इनिशियली। एफबीआर की ओन सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं है डिस्पाइट रीसेंट इंप्रूवमेंट्स, तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। टैक्स कंसल्टेंट्स की फीस 10,000 से लेकर 50,000 एनुअली हो सकती है, वो भी सिर्फ बेसिक सर्विसेज के लिए, और कॉम्प्लेक्स केसेस में ये 1 लाख से ऊपर तक जा सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी शॉर्टेज है पाकिस्तान में, स्पेशली क्वालिफाइड वंस जो डिजिटल इकोनॉमी और स्पेशली मॉडर्न बिजनेस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। मोस्ट सीएस ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स पर फोकस करते हैं और वो मॉडर्न बिजनेस नॉलेजेस को समझ नहीं पाते। रिकॉर्ड कीपिंग का बर्डन भी अंडर एस्टिमेटेड है। एक्सपेंस कैटेगराइजेशन, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। पाकिस्तान में मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स का टाइम 20 to 30% बिजनेस मैनेज करने के बजाय डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी कंसीडर करनी पड़ती है। क्विक बुक, टैली और लोकल सॉल्यूशंस की एनुअल लाइसेंसिंग फी 25,000 से लेकर 75,000 के करीब होती है। क्लाउड स्टोरेज, बैकअप सिस्टम और डाटा सिक्योरिटी मेजर्स की एडिशनल कॉस्ट भी है। बैंक रिकंसिलिएशन
डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट परसेप्शन के लिए डेडिकेटेड स्टाफ या आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। बुक कीपर की मंथली कॉस्ट 15,000 से 30,000 हो सकती है, जो स्मॉल बिजनेस के लिए एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंस है। ऑडिट फी भी रियल है क्योंकि एफबीआर की रेपुटेशन टैक्स पेयर फ्रेंडली नहीं है। इवन लेजिटिमेट बिजनेसेस भी ऑडिट से डरते हैं क्योंकि प्रोसेस लेंथी, एक्सपेंसिव और समटाइम्स आर्बिट्ररी होने लगता है। लीगल रिप्रेजेंटेशन की कॉस्ट 50,000 से लेकर 2 लाख पर ऑडिट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। ऑडिट डिफेंस में डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपरेशन, ऑफिस विजिट्स, एक्सप्लेनेशन, मीटिंग्स, ये सब ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं और ऑडिट पीरियड में बिजनेस ऑपरेशंस टेम्पररी स्लो हो जाते हैं। पेनल्टी और फाइन स्ट्रक्चर भी हार्श है। लेट फाइलिंग, अंडर रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज के लिए पेनल्टीज डिस्प्रोपोर्शनेट हैं बिजनेस साइज के कंपैरिजन में। मतलब 5 लाख की एनुअल इनकम वाले बिजनेस पे 50,000 की पेनल्टी डेवास्टेटिंग हो सकती है। बैंक अकाउंट की मेंटेनेंस भी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। बिजनेस अकाउंट के चार्जेस हायर होते हैं इंडिविजुअल से। मंथली मेंटेनेंस 2,000 से 5,000, ट्रांजैक्शन चार्जेस 10 से 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन और चेकबुक के चार्जेस अलग से। इसी तरह अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन और रियलिटी चेक पर बात करी जाए तो रीजनल कंपैरिजन में पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमिक पॉलिसीज बैकवर्ड लगती हैं। इंडिया में यूपीआई सिस्टम ने डिजिटल पेमेंट्स को मेन स्ट्रीम बना दिया है। बांग्लादेश में मोबाइल बैंकिंग बी कैश सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड है। इवन श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद वहां पर भी डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। सिंगापुर और यूएई में फ्रीलांसर्स फ्रेंडली पॉलिसीज हैं जो टैलेंट को अट्रैक्ट करती हैं। दुबई में डिजिटल नोमाद वीजाज, टैक्स फ्री जोन्स और सिंप्लीफाइड बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ पाकिस्तान में मिसिंग है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन वीक है। ये जियोग्राफिक डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तानी बिजनेसेस को इंफीरियर बनाता है। ब्रेन ड्रेन का इशू भी सीरियस है। टैलेंटेड डेवलपर्स, डिजाइनर्स और डिजिटल मार्केटर्स यूके, यूएसए, यूएई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहां रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बेहतर है। अब इनके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और वर्क अराउंड्स में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल शीट्स या सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके इनकम एक्सपेंसेस ट्रैक करने चाहिए। मंथली रिकंसिलिएशन करने से ईयर एंड में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लीगल एंट्री फॉर्मेशन कंसीडर करनी चाहिए। सोल प्रोप्राइटर से कंपनी रजिस्ट्रेशन तक हर स्ट्रक्चर के टैक्स इंप्लीकेशंस डिफरेंट है। प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेहतर ऑप्शन है, इवन अगर आपके थोड़े सारे पैसे भी लग जाए। टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। टैक्स कंप्लायंस के लिए एफबीआर की ओन एप्स इंप्रूव हुई हैं रिसेंटली। आईरिस पोर्टल का यूजर एक्सपीरियंस बेटर है प्रीवियस सिस्टम से। ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस और ऑनलाइन फाइलिंग टाइम सेविंग प्रोसेस है। बैंकिंग रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मेंटेन करने से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्लियर रहती है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स यूज करने से एक्सपेंस ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटेंशंस ये हैं कि गवर्नमेंट का एक्चुअल मोटिव रेवेन्यू जनरेशन है, लेकिन अप्रोच फ्लॉड है। हैवी टैक्सेशन से कंप्लायंस डिक्रीज हो सकता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बेटर है। इंसेंटिव्स देकर वॉलंटरी कंप्लायंस इनकरेज करना। डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, लेकिन इन्फोर्समेंट मेथड जेंटल होना चाहिए। स्मॉल बिजनेस को ग्रेजुअल ट्रांजिशन करने के लिए टाइम देना चाहिए इंस्टेड ऑफ इमीडिएट कंप्लायंस प्रेशर। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए। एस्टोनिया का डिजिटल गवर्नेंस मॉडल, सिंगापुर की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और नॉर्डिक कंट्रीज की ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन एग्जांपल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अलोन डिजिटल इकोनॉमी के चैलेंजेस को रिजॉल्व नहीं कर सकती। फ्यूचर आउटलुक और रिकमेंडेशंस में लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होना चाहिए और अगर गवर्नमेंट एक्चुअल में डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहती है तो टैक्सेशन पॉलिसीज सपोर्टिव होने चाहिए, ना कि पेनिटिव। स्टार्टअप इकोसिस्टम को नर्चर करना पड़ेगा। पेपॉल और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज की अवेलेबिलिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स करने होंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए। एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स भी जरूरी हैं। टैक्स लिटरेसी प्रोग्राम्स, डिजिटल बिजनेस वर्कशॉप्स और कंप्लायंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स और वन विंडो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करना होगा। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में रनिंग अराउंड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2025-26 का बजट डिजिटल इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ एक स्टेप है, लेकिन एग्जीक्यूशन में गैप्स हैं। गवर्नमेंट का इंटेंट सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मेथड इंप्रूव करने की जरूरत है। छोटे बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स को इमीडिएट रिलीफ देने की जरूरत है। हैवी पेनल्टीज और इन्फोर्समेंट से ज्यादा वॉलंटरी कंप्लायंस इंकरेज करनी चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन इंप्रूव किए बिना पाकिस्तान ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में कंपेटिटिव नहीं रह सकता। पेपॉल जैसी एसेंशियल और बेसिक सर्विसेज की अनअवेलेबिलिटी लोगों में नेगेटिव इंप्रेशन पैदा करती है। टैक्स पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडली होनी चाहिए, ना कि बिजनेस हॉस्टाइल। इकोनॉमिक ग्रोथ और रेवेन्यू जनरेशन का बैलेंस बनाना होगा। अल्टीमेटली जब तक सिस्टमैटिक इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं किए जाएंगे तब तक डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए चैलेंजेस कंटिन्यू रहेंगे। गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ पॉलिसीज बनानी होंगी, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म रेवेन्यू टारगेट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करिएगा। थैंक यू।